17वीं सदी का ये सफेद संगमरमर का स्मारक आज भारत में अपनी वास्तुकला के लिए नहीं बल्कि सोशल मीडिया पर होने वाले तीखे राजनीतिक विवादों के कारण चर्चा में है। विवाद इस कदर बढ़ चुके हैं कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिकाएं दायर कर इसके 22 कमरों को खोलने की मांग की जा रही है और नई फिल्मी कहानियां इसके इतिहास को एक धोखा बताकर चुनौती दे रही हैं। व्हाट्सएप और फेसबुक पर 3 दावे सबसे लोकप्रिय हैं: तहखानों में छिपे रहस्यमयी कमरे, तेजो महालय नाम का एक प्राचीन शिव मंदिर और शाहजहां द्वारा कारीगरों के हाथ काटने की क्रूर कहानी। जब सुनी सुनाई बातें ऐतिहासिक अभिलेखों की जगह लेने लगे तो इतिहास का वास्तविक स्वरूप धुंधला पड़ जाता है। आज हम भावनाओं और शोर को दरकिनार करेंगे। हम सीधे ASI रिपोर्ट्स, बादशाहनामा और बीकानेर आर्काइव्स के दस्तावेजों से जानेंगे कि असल सच क्या है। ताजमहल से जुड़ी सबसे खौफनाक कहानी ये है कि इसके पूरा होने के बाद शाहजहां ने सभी मजदूरों के हाथ कटवा दिए थे ताकि वे ऐसी दूसरी इमारत कभी न बना सकें। इतिहासकार इरफान हबीब के अनुसार इस दावे का कोई ऐतिहासिक आधार नहीं है। ये दुनिया भर के लोक साहित्य में मिलने वाली एक काल्पनिक कहानी है जिसे अक्सर महान स्मारकों के साथ जोड़ दिया जाता है। ऐतिहासिक प्रमाण कुछ और ही कहते हैं। बीकानेर नेशनल आर्काइव्स में सुरक्षित दस्तावेजों और भुगतान पर्चियों से पता चलता है कि कारीगरों, जिनमें से अधिकांश गैर मुस्लिम थे, उनका पूरा वेतन दिया गया था। सजा देने के बजाय सम्मान के तौर पर उनके नाम पत्थरों पर उकेरे गए थे। तथ्य ये है कि ताजमहल का काम खत्म होने के बाद इन्हीं कारीगरों को एक नए शहर शाहजहानाबाद बसाने के लिए दिल्ली भेजा गया। इन्हीं कारीगरों ने अपने उन्हीं सुरक्षित हाथों से दिल्ली के लाल किले की विशाल दीवारों का निर्माण किया। उन्होंने जामा मस्जिद जैसी भव्य इमारतें भी खड़ी की जो उनके लंबे और सफल करियर का स्पष्ट प्रमाण है। हाथ काटने की कहानी गढ़ना असल में उन हजारों भारतीय कारीगरों की विरासत और उनकी दशकों की मेहनत का अपमान करना है। PN ओक द्वारा शुरू किया गया तेजो महालय का सिद्धांत इसे एक कब्जा किया हुआ शिव मंदिर बताता है, लेकिन ऐतिहासिक दस्तावेज इसकी पुष्टि नहीं करते। ASI के आधिकारिक साक्ष्य स्पष्ट करते हैं कि बेसमेंट में मौजूद 22 कमरे कोई रहस्यमयी तहखाने नहीं हैं। वे नदी के किनारे इमारत के भारी वजन को सहारा देने वाले स्ट्रक्चरल सेल्स हैं जो मुगल इंजीनियरिंग का हिस्सा थे। बादशाहनामा में दर्ज है कि शाहजहां ने ये जमीन राजा जयसिंह से खरीदी थी। किसी भी समकालीन फारसी या संस्कृत दस्तावेज में यहाँ पहले से किसी मंदिर के होने का उल्लेख नहीं मिलता। ताजमहल की वास्तुकला फारसी, तैमूरी और भारतीय कला का एक वैज्ञानिक संगम है। इसे एक लूटी हुई हिंदू संपत्ति के रूप में देखना इसके निर्माण के पीछे की जटिल इंजीनियरिंग और कला को नकारना है। यदि इसका उद्देश्य मंदिर पर कब्जा करना नहीं था तो क्या ये केवल एक कब्र थी? जवाब इसकी दीवारों पर उकेरी गई भाषा में मिलता है। इतिहासकार वेन ई बेगले के शोध के अनुसार ताजमहल सूफी दर्शन में वर्णित अल्लाह के सिंहासन और कयामत के दिन का धरती पर एक भौतिक चित्रण है। मुख्य मेहराब पर सुलेखक अमानत खान ने कुरान की उन आयतों को चुना है जो पुनरुत्थान और ईश्वरीय न्याय की बात करती हैं। ये मौत के बाद के जीवन और ब्रह्मांड के अंत के दृश्यों को उकेरने की एक सोची समझी कोशिश थी। इब्न अल अरबी द्वारा फुतूहत अल मक्किया में बनाए गए जजमेंट डे के मैदान का नक्शा ताजमहल के बगीचों और मुख्य ढांचे के लेआउट से हूबहू मेल खाता है। ताजमहल की असली गहराई इसके तहखानों में नहीं बल्कि उस मनोवैज्ञानिक सोच में है जो इंसान को ब्रह्मांड की विशालता का अनुभव कराने के लिए बनाई गई थी। ताजमहल के निर्माण का एक एक चरण बादशाहनामा में विस्तार से दर्ज है, जो फारसी इंजीनियरिंग और भारतीय कारीगरी के तालमेल को साबित करता है। ASI की रिपोर्टों और अदालती फैसलों के बावजूद इन मिथकों का टिके रहना ये दर्शाता है कि यहाँ इतिहास की सत्यता से अधिक महत्व राजनैतिक ध्रुवीकरण को दिया जा रहा है। तथ्यों को अनदेखा कर बहुसंख्यकवादी नैरेटिव बनाना इतिहास को हम बनाम वो की लड़ाई में बदल देता है। इतिहासकार इरफान हबीब चेतावनी देते हैं कि जब तथ्यों की जगह सिर्फ विश्वास ले लेता है तो सबसे पहले इतिहास की हत्या होती है। इस इमारत का असली सम्मान उन 20,000 भारतीय मजदूरों की कला को स्वीकार करने में है जिन्होंने अपनी जिंदगी के 2 दशक इसे तराशने में लगा दिए। ताजमहल आज इस बात का लिटमस टेस्ट है कि हम एक समाज के रूप में वैज्ञानिक प्रमाणों को प्राथमिकता देते हैं या राजनीतिक उद्देश्यों के लिए गढ़े गए मिथकों को।